ठीक है जी, स्ट्रिंग हमारे पास क्या होती है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, चाहे उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स ही हो, ठीक है जी, अल्फाबेट्स और सिंबल्स भी हो सकते हैं हमारे पास, ये भी एक स्ट्रिंग ही होगी, ठीक है जी, और उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, मतलब वट एवर दैट इज रिटन इन साइड डबल और सिंगल कोट्स, वो चीज हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है, चाहे उसमें अकेले नंबर्स ही लिख रहे हैं, बट क्योंकि इट इज रिटन यूजिंग कोटेशन मार्क्स, दैट इज वाई वो चीज हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है। वेरिएबल का नाम गलत लिख दिया, ये देखो जी, चाहे हमारे पास सिर्फ अल्फाबेट्स है, चाहे अल्फाबेट्स डिजिट्स है, जो भी चीज आपको डबल या सिंगल कोट्स में देखने को मिलेगी वो हमारे पास क्या होती है, एक स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है। देन हमारे पास चौथी जो बेसिक डेटा टाइप हम करने वाले हैं, दैट इज बूलियन। बूलियन वैल्यूज किनको बोलते हैं, ट्रू एंड फॉल्स को, ठीक है जी, तो चौथी डेटा टाइप हमारे पास आती है बूलियन। पर ये ना कि सेंसिटिव होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया ए नाम का, इसके अंदर मैं ऐसे ऐसे ट्रू नहीं स्टोर करा सकती, फिर ये एक बूलियन वैल्यू नहीं होगा। बूलियन वैल्यू के केस में आपका टी जो है वो कैपिटल होना चाहिए, देन ओनली इट इज ए बूलियन वैल्यू। फॉल्स के केस में आपका एफ जो है वो कैपिटल होना चाहिए, देन ओनली इट इज ए बूलियन वैल्यू। अब जैसे मैं इसकी टाइप अगर है वो प्रिंट कराऊंगी, इसकी टाइप में अगर प्रिंट करा रही हूँ, ठीक है जी, बूलियन आ रही है, पर इसकी जगह मैं ये इसको अगर लोअर केस में कर दूंगी फिर हमारे पास एरर आता है, ठीक है जी। तो बूलियन वैल्यूज के केस में जो हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स होते हैं, उनके अंदर टी के ट्रू के केस में टी कैपिटल एंड फॉल्स के केस में एफ स्मॉल रहता है। ये हमारे पास फॉल्स भी क्या है, एक बूलियन वैल्यू है। डन है जी, समझ आ गई सबको, डेटा टाइप्स, चार डेटा टाइप्स बताई है, इंट, फ्लोट, बूलियन एंड स्ट्रिंग। क्लियर है जी चारों की चारों डेटा टाइप्स, किसी को कोई डाउट इतने में। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑपरेटर्स, ठीक है जी, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स। हाँ जी बताइए। हाँ जी, नहीं सिंगल डबल कोई भी कोट्स लगा सकते हो। ठीक है जी, इतना डन है सबका, आगे करें। नेक्स्ट वी हैव ऑपरेटर्स, आप अलग फाइल बना सकते हो, मैं इसी में कर रही हूँ, ठीक है। क्या होते हैं जी ऑपरेटर्स, बता सकता है कोई, व्हाट आर ऑपरेटर्स। Operators are special symbols that are used to perform some operation on two or more than two values and variables.
ठीक है जी। ऑपरेटर्स क्या है? ऐसे स्पेशल सिंबल्स जिनकी हेल्प से हम दो या दो से ज्यादा वैल्यूज पे या वेरिएबल्स के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। वेरी सिंपल एग्जांपल क्या है जो हम यूज करते हैं? मैंने लिख दिया 10 + 40। तो यहाँ पे एक एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है दो वैल्यूज पे। तो यहाँ पे जो प्लस है, इट इज अ सिंबल दैट इज परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन, एंड वो ऑपरेशन क्या है? एडिशन है। ऐसे से सिंबल्स को क्या बोला जाता है? ऑपरेटर्स बोला जाता है। समझ आया जी? ठीक है जी। तो टेक्निकल डेफिनेशन इसकी क्या होती है? दोज आर द स्पेशल सिंबल्स दैट ऑपरेट सम सॉरी दैट परफॉर्म सम ऑपरेशंस और ऑन टू और मोर देन टू वेरिएबल्स और वैल्यूज। ठीक है जी। और ये ऑपरेटर्स की एक एग्जांपल है। ठीक है, प्लस क्या है? ऑपरेटर है। एंड देन हमारे पास दूसरी चीज आती है ऑपरेंड्स। ठीक है। दो वैल्यूज या वेरिएबल्स जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उनको बोला जाता है ऑपरेंड्स। ठीक है जी। ये कर लो जी नोट। तो जो स्पेशल सिंबल होता है उसको ऑपरेटर बोला जाता है, एंड जिन वैल्यूज या वेरिएबल्स के ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उनको ऑपरेंड्स बोला जाता है। ठीक है, कर लिया नोट सबने? अब नेक्स्ट देखो, पाइथन प्रोग्रामिंग में भी हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, और उन ऑपरेटर्स को बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करा गया। ठीक है जी। तो उन कैटेगरीज के बारे में देखते हैं, कौन से ऑपरेटर्स हैं उस चीज के बारे में देखते हैं जी। सबसे पहले आते हैं हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स।
सबसे पहले टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हमारे पास आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। जो ऑपरेटर्स हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं, उन ऑपरेटर्स को बोला जाता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। मतलब कि जो हम बचपन से मैथ्स में सीखते ही आ रहे हैं, चीजों को प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना, ये सारे जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जो कि नंबर्स पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, उनको बोला जाता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। और हमारे पास सेवन डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्लोट डिवीजन, एक्सपोनेंशिएशन एंड मॉड्यूलस। ठीक है जी, ये नोट कर लो, फिर इस चीज को प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये हर एक ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है। करो नोट। लिख लिया जी। अब ये सभी को अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास, मैं क्या कर लेती हूँ, मैं दो वेरिएबल्स ले लेती हूँ, एक 100 ले लिया एंड दूसरा 3। दो वेरिएबल्स ली, कुछ भी वैल्यू आप उनको असाइन कर सकते हो। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सबको पता है क्या होता है जी। ठीक है, ये तो आई थिंक ये तो बिल्कुल भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। और ये मैं यहाँ पे जो यूज करा है, इसको क्या बोला जाता है? एफ स्ट्रिंग, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। formatted string. ये हम, अरे तो मैं ये सारे के सारे इसी स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट करके आगे अपना काम आसान कर लेती हूँ ना, बार बार क्यों लिखना है। सब्ट्रैक्शन के केस में बस हम दोनों के बीच में एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन लगा देंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन है, देखो जी ये वेरी सिंपल है। 103 को ऐड करके दिखा दिया, 103 को सब्ट्रैक्ट करके दिखा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया एंड डिवाइड कर दिया।
तो ये तो बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशन है जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। जो डिफरेंट आज मैंने यहाँ पे लिखा है, जो हो सकता है मे बी किसी को नहीं पता, उनमें से सबसे पहले हमारे पास आता है फ्लोर डिवीजन। ठीक है जी। देखो, डिवीजन क्या कर देता है, डिवीजन ने दोनों नंबर्स को डिवाइड करा, डिवाइड करके जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा था 33.333 समथिंग, उसने वो हमें क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। फ्लोर डिवीजन भी क्या करता है, चीजों की डिवीजन ही कराता है, बस एक छोटा सा फर्क रहता है कि ये कभी भी डिवाइड करके हमें किसी भी केस में, चाहे एक डेसिमल वैल्यू ही आ रही है, पर फ्लोर डिवीजन कभी भी डेसिमल वैल्यू नहीं रिटर्न करता है। ये हमेशा क्या करेगा, यहाँ पे इनकी फ्लोर डिवीजन करके दिखाती हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ होल नंबर वाला पार्ट रिटर्न करेगा और डेसिमल वाला पार्ट जो है वो हटा देगा। देखो, जैसे मैंने 103 की डिवीजन करी तो उस केस में डेसिमल वाला पार्ट आ रहा है, बट फ्लोर डिवीजन हम तब यूज करते हैं whenever after dividing two numbers हमें डेसिमल वाला पार्ट नहीं चाहिए, वो रिमूव हो जाए, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर वाला पार्ट चाहिए। तो उस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, फ्लोर डिवीजन को यूज करते हैं। ठीक है जी। बस फर्क ये होता है, डिवीजन के केस में ये सिंगल डिवीजन का साइन लगता है, फ्लोर डिवीजन में 2 बार लगता है, दैट्स इट। और ये करता क्या है, डेसिमल वाला पार्ट हटा के सिर्फ और सिर्फ होल नंबर वाला पार्ट हमें देगा। ठीक है जी, फ्लोर डिवीजन समझ आ गया। फिर हमारे पास आता है मॉडुलस, परसेंटेज का सिंबल। मॉडुलस क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। दो नंबर्स को डिवाइड करके जो उसका रिमाइंडर आएगा, मॉडुलस हमें वो रिटर्न करता है। जब हम 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 1, राइट। तो मॉडुलस रिमाइंडर रिटर्न करता है। नेक्स्ट एक्सपोनेंट लास्ट आता है। एक्सपोनेंट क्या होता है, रेज टू पावर। सीखा है ना सभी ने, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर ए क्यूब ए रेज टू पावर 4, बस एक्सपोनेंट वही काम करता है। ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 100 रेज टू पावर 3। 100 रेज टू पावर 3 कितना होगा, कितना होगा जी, 100 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितनी जीरोस आ जाएंगी, 6 जीरोस आ जाएंगी। तो क्या बना 6 जीरोस वाला नंबर, ये देखो, यहाँ पे मैंने क्या करा है, 100 रेज टू पावर 3 करा है, तो हमारे पास आउटपुट में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ये लिखा हुआ आउटपुट में 10 लाख। 10 लाख। 100 क्या होगा वो, 10 लाख होगा। ठीक है जी। तो रेज टू पावर समझते हो ना, सबने पढ़ा है ना, रेज टू पावर क्यूब्स स्क्वायर्स पढ़े होंगे, ये तो 8वीं 10वीं क्लास में शुरू हो जाती हैं ये चीजें तो, राइट। तो ये हम कर सकते हैं एक्सपोनेंट से। सो हमारे पास सिर्फ ये इतने ही, मतलब ये सारे हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं इन पाइथन प्रोग्रामिंग। कर लो नोट फटाफट से, फिर अगले काइंड ऑफ ऑपरेटर्स करते हैं।
कर लिए जी नोट? करें नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। नेक्स्ट हमारे पास दूसरे टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज होते हैं टू असाइन द वैल्यूज टू वेरिएबल्स, ठीक है। और असाइनमेंट ऑपरेटर हमने करे भी है यूज। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इक्वल टू की हेल्प से 100 वैल्यू जो है वो नंबर 1 नाम के वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, राइट। ठीक है, तो ऐसे से ऑपरेटर्स को क्या बोला जाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब पाइथन में हमारे पास देखो कौन कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं। एक तो इक्वल्स टू, ठीक है। इसके अलावा और भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं, एडिशन इक्वल टू, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू, फिर मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू। बेसिकली इसको बोला जाता है एडिशन असाइनमेंट। ये पार्ट थोड़ी ना होना चाहिए था ब्रैकेट में। ये है एडिशन असाइनमेंट। सिमिलरली आगे सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, फिर डिवीजन असाइनमेंट, फिर डिवीजन असाइनमेंट, मॉडुलस असाइनमेंट एंड एक्सपोनेंट असाइनमेंट। ये हमारे पास होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर सारे के सारे। ठीक है जी, बेसिकली जितने भी हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स करे हैं उनके आगे इक्वल्स टू लगा देना। ठीक है, अब इनमें से सिर्फ और सिर्फ हमें इक्वल्स टू का पता है, बाकी और किसी का भी नहीं पता, राइट। तो इस चीज को समझते हैं एक बार, क्या होते हैं ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सबसे पहला तो हमारे पास इक्वल्स टू ही आता है कि मैंने एक वेरिएबल बनाया और मैं ये वैल्यू असाइन कर रही हूँ। इसका मतलब द वैल्यू दैट इज प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड मस्ट बी असाइंड टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी, तो लेफ्ट हैंड साइड के नाम की मेमोरी में एक लोकेशन क्रिएट होगी और उसके अंदर ये वैल्यू जो है वो फिल हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। अब इसके अलावा देखो जो एडिशन असाइनमेंट वगैरह होते हैं ये किस काम आते हैं हमारे पास। अब सपोज मैंने जो वेरिएबल बनाया है ना अपना, जो मैंने नंबर नाम का वेरिएबल बनाया था जिसकी वैल्यू 10 थी, इन फ्यूचर उसी कोड के अंदर आगे जाके किसी दूसरे 5वें 7वें स्टेप पे मुझे उसकी वैल्यू बाय 5 इंक्रीमेंट करनी है। मुझे क्या करना है, जो मैंने वेरिएबल यहाँ पे ऑलरेडी बना दिया था, मुझे इस वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है बाय 5 या डिक्रीमेंट करना है बाय 10। तो पहले इंक्रीमेंट की बात करेंगे। अब जब भी मैंने इस वेरिएबल में वैल्यू चेंज करनी है, अपडेट करनी है, ऐसे ऑब्वियसली हम ये करेंगे कि नंबर की वैल्यू को बाय 10 हमें इंक्रीज करना है एंड इसको वापस से असाइन कर देना इसी वेरिएबल को। ऐसे ही करा जाएगा जी कि नंबर के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो जाए, जो उसके अंदर पुरानी वैल्यू थी उसमें 10 ऐड हो जाए। अब अगर हम इस चीज को प्रिंट कराएंगे, अगर मैं अपने नंबर को प्रिंट कराती हूँ तो ऑब्वियसली हमारी वैल्यू कितनी बन चुकी है, 20। क्योंकि इनिशियली जो वैल्यू मैंने 10 डिसाइड करी थी, आगे आके मैं उसमें क्या कर रही हूँ, 10 और ऐड कर रही हूँ। अब ये जो मैंने यहाँ पे एडिशन करी है ये वाली, इसी को लिखने का एक शॉर्ट हैंड तरीका होता है, दैट इज नंबर प्लस इक्वल टू 10। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा नंबर नाम का वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर अब हमें क्या वैल्यू स्टोर करानी है, द प्रीवियस वैल्यू दैट वाज प्रेजेंट इन नंबर प्लस उसमें क्या कर दो, 10 कर दो। मतलब कि जो काम हम यहाँ पे इस लाइन में कर रहे थे ना, इसी को लिखने का एक दूसरा तरीका होता है, दैट इज दिस वन। इसका भी सेम ही मतलब है that we are going to assign a value to a number that is previous value plus 10, और इसी को बोल दिया जाता है एडिशन असाइनमेंट। मतलब कि चाहे हम चीजें ऐसे लिख रहे हैं या ऐसे लिख रहे हैं, दोनों का सेम ही मतलब है। एक पार्ट को ऐसे करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं, चेक करा वैल्यू 20 आ रही है। अब मैं ऊपर वाले पार्ट को क्या कर रही हूँ, कमेंट आउट करके नीचे वाले के साथ वैल्यू चेक करूंगी, फिर भी हमारी आउटपुट क्या रहेगी,
सेम ही रहेगी। क्यों? क्योंकि बस दोनों सेम ही चीज है, बस लिखने का तरीका अलग है। और इसी ऑपरेटर को, ये जो है बीच में, इसी को बोला जाता है एडिशन असाइन। समझ आया जी? ऐसे ही ये बाकी के सारे ऑपरेटर्स के साथ काम करेगा। अगर माइनस वाली स्टेटमेंट लिखनी है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन वाली लिखनी है, ये देखो जी, ऊपर मैंने नॉर्मली जैसे हम लिखते हैं वो तरीका लिखा है। नीचे वाला, ये जो हमारे पास स्पेशल ऑपरेटर्स, सॉरी, असाइनमेंट ऑपरेटर्स आते हैं, उनका यूज करके लिखा है। ठीक है जी, कर लो सारे नोट, और ये कोड को एक बार एग्जीक्यूट करा के देख लो कि क्या एक्चुअल में हमारी आउटपुट सही आ रही है, एज एक्सपेक्टेड आ रही है या नहीं आ रही। करो ये। आप चाहे ये सारे सारे पार्ट को अलग अलग सेल में लिख देना, फिर ज्यादा क्लैरिटी होगी आपको, और चीजों को प्रिंट करा के देख लेना। मैम कोमल स्टूडेंट है। कोमल मैम, यहाँ पे ना पहले दिन तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑफलाइन आए थे, अब ना ऑनलाइन आते हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन वाले भी 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट लेट आ रहे हैं। हाँ, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, ये देखो, मेरे पास 15-16 स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन आए हैं, जिनका मे बी मोड ऑफ कोर्स आपने लिखा भी नहीं है ऑनलाइन। कोमल है, एक कोमल राणा लिखा हुआ है ऑनलाइन। डेली ऑनलाइन लगाती है क्या? नहीं, आज ही ज्यादा ऑनलाइन आए हैं, कल तो थे ऑफलाइन, पहले दिन तो ज्यादा ऑफलाइन थे। और ये एक लव सिद्धू नाम से भी कोई है, ये मेरे पास तो एडिट नहीं है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। संतोष मैम, संतोष भी है ऑनलाइन में। हाँ जी, इनको बोलो रिप्लाई नहीं दे देखो क्लास के बाद ना, एक बार या एडमिन में संतोष और कोमल, कोमल एंड संतोष क्लास के बाद एडमिन में कॉल कर लेना। वो देख लेते हैं अभी क्लास के बाद में इनको कॉल करते हैं। ठीक है, करो जी नोट, और इतने में कोई डाउट है, किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो पूछ लो। मैम, कौन कौन ऑनलाइन लगा है?
अर्चिता, दीपांशी, दिव्यम वर्मा, दिव्यम इन्होंने तो ऑनलाइन ही करना है। करुण, करुण इसने भी ऑनलाइन कोमल, नहीं है। ये एक लव सिद्धू नाम से किसी ने ज्वाइन करा हुआ है, ये मैंने पहली बार देखा है, पहले नहीं था बस। मैडम मेरी आईडी है मैडम वो। क्या नाम है आपका? सर्वप्रीत सिंह। अच्छा तो ठीक है। आपने दो अलग अलग उनसे क्यों ज्वाइन करा हुआ है? वो एक मोबाइल से है मैम, एक लैपटॉप से है। मिथिला, ठीक है वो जी। हाँ जी हाँ जी। दिलशान, अंकुड़ी, अंकुड़ी भी ऑनलाइन है। प्रीति शर्मा, ये भी प्रीति ऑनलाइन शर्मा, ही है इस बैच में कैसे गई थी? दूसरे बैच में थी शायद, इसमें चेक कर विदित, संतोष, सिमरन, सिमरन, एंड सुजल। सुजल। ये आप घर गए हैं सुजल? यस यस मैम। कब वापस आना आपने? मैम कल तक आ जाऊंगा, कल या परसों लास्ट। ठीक है। संतोष आप? सेम मैम। ओके जी, ठीक है। इनसे तो बात हो गई, ये ऑनलाइन है। ये मैं इनसे पूछती हूँ कौन स्टूडेंट है। ठीक है, और लेट कौन ज्वाइन कर रहा है? सभी ऑनलाइन क्लास में 10-15 मिनट लेट ही आते हैं। क्यों? धीरे धीरे, मतलब मैं तो 2 बजे क्लास शुरू कर देती हूँ, फिर कोई 2:05 पे आ रहा है, कोई 8 पे आ रहा है, कोई 10-12 पे आ रहा है। इनको बोलो कि टाइम पे ज्वाइन करो। हाँ जी, फिर ऐसे में बीच में डिस्टरबेंस बहुत होती है, 1-1 मिनट बाद उधर जाना इधर आना वापस से। लाओ ना करें करो लेट। ठीक है जी, कर लिया इतना नोट? कुछ चीज ना समझ आई होगी ये कैसे काम करते हैं? क्लियर है ना सबको? ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा है, स्टिल छोटी छोटी एग्जांपल्स दे देती हूँ फटाफट से। मेरे पास एक नंबर है, इसकी वैल्यू 10 है, सपोज मुझे इसमें 10 ऐड करने हैं। नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं, पर व्हेनेवर हमें वैल्यू को अपडेट करना होता है बेस्ड ऑन द पुरानी वैल्यू जो एक्चुअल एग्जिस्टिंग वैल्यू है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है, नंबर को क्या वैल्यू असाइन कर दो, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है उसमें 10 और ऐड कर दो, तो हमारा नंबर क्या बन गया, 20 बन गया। सिमिलरली अगर हमें क्या करना है, हमें नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सॉरी माइनस करना है, मुझे इसमें से 50 माइनस करने हैं, तो मैं लिख सकती हूँ माइनस इक्वल्स टू 50। तो नंबर प्रिंट कराएंगे, अब हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट में, 40 आ जाएगा। 90 में से 50 जो है वो माइनस हो गए, दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग 40। सिमिलरली इसमें मुझे ये तो अजीब सा ही हो गया, इसमें मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 को, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2। इसका मतलब नंबर की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, देन असाइन दैट वैल्यू टू द वेरिएबल नेम्ड नंबर। ये देखो जी, ये आ गया। सिमिलरली हमारे पास डिवीजन आ जाती है, मुझे इसको 3 से डिवाइड करना है, मैं डिवाइड इक्वल्स टू 3 लिख सकती हूँ। ठीक है जी, प्रिंट कराया, द आंसर विल बी 22। देन नेक्स्ट हमारे पास आगे क्या है, फ्लोर डिवीजन। मेरे पास एक नंबर है, मुझे इसको 4 से डिवाइड कराना है, बट आई ओनली वांट द डेसिमल पार्ट एंड सॉरी आई वांट द होल नंबर पार्ट, डेसिमल वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या लगा सकते हैं, फ्लोर डिवीजन लगा सकते हैं। एंड देन 87 डिवाइडेड बाय 4 विल बी 21। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सपोनेंट। ठीक है, तो मेरे पास एक नंबर है, मुझे इसको रेज टू पावर 2 करना है, तो मैं इसको कर सकती हूँ, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 2। इसका मतलब 12 जो है खुद से ही 2 बार मल्टीप्लाई होके आउटपुट हमारे पास आ जाएगी 144। ठीक है, सिमिलरली एक और नंबर है 99, मुझे इसको 2 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर चेक करना है, तो मैं लिख सकती हूँ मॉडुलस इज इक्वल टू 2, मतलब कि नंबर का मॉडुलस करो 2 के साथ एंड देन जो आउटपुट आएगी, रिमाइंडर आएगा, वो आउटपुट हमें दिखा दो। तो 99 डिवाइडेड बाय 2 विल प्रोड्यूस रिमाइंडर ऑफ 1। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर है जी, असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से होते हैं हमारे पास, कोई डाउट यहाँ तक?
नेक्स्ट हमारे पास तीसरे टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स या रिलेशनल ऑपरेटर्स भी इनको बोला जाता है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हमारे पास होते हैं दीज आर बेसिकली यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज और वेरिएबल्स। हमें दो वैल्यूज को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है, दैट इज व्हेन वी यूज कंपैरिजन ऑपरेटर्स। एंड जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स का रिजल्ट होता है ये हमेशा ट्रू या फॉल्स होता है। ठीक है जी। कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं? ये होते हैं जी हमारे पास 6 कंपैरिजन ऑपरेटर्स। एक गलत लिख दिया, इक्वल टू। डन। तो ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, चाहे ना यूज करा हो कहीं, है ना। अब यहाँ पे दो वैल्यूज इक्वल है या नहीं है उसको चेक करने के लिए सिंगल इक्वल टू नहीं लगता है, क्योंकि सिंगल इक्वल टू हमारे पास क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। अभी हम पढ़ के आए हैं जो सिंगल इक्वल टू है, इट इज यूज टू असाइन द वैल्यूज। ठीक है, कि जो राइट हैंड साइड वैल्यू लिखी हुई है उसको लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल से वेरिएबल को असाइन कर दो। अगर हमें चेक करना है वेदर वी हैव टू वेरिएबल्स, वो दोनों इक्वल है या नहीं है, उसके लिए हमारे पास कौन सा कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होता है, डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू चेक करते हैं वेदर टू वैल्यूज और वेरिएबल्स आर इक्वल। तो ये सारे करने के लिए मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स बना रही हूँ। ये पहला वेरिएबल बना दिया, दूसरा वेरिएबल बना दिया। ठीक है जी। मैम नव्वा नंटू की बजाय ए भी नहीं आना चाहिए। ओहो, वेरिएबल्स के नाम गलत लिख दिए। अरे अब क्या हो गया?
अच्छा ये स्पेसिंग डाल दी है, स्पेसिंग नहीं देंगे। देखो जी, मैंने यहाँ पे सबसे पहले पहला इक्वल टू ऑपरेटर चेक करा है, दोनों को इक्वल कर दिया, बट क्योंकि वी हैव डिफरेंट वैल्यूज एंड ए एंड बी, दैट इज व्हाई हमारे पास उस चीज का रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। अगर दोनों की दोनों वैल्यूज इक्वल होती तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाता, ट्रू आ जाता। ठीक है जी, अगर दोनों वैल्यूज इक्वल है देन वी आर गेटिंग ट्रू, एंड अगर दोनों वैल्यूज डिफरेंट होंगी देन वी विल गेट फॉल्स इन द रिजल्ट। ठीक है, ऊपर मैंने एक चीज लिखी है देखो कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स का रिजल्ट हमेशा एक बूलियन वैल्यू दैट इज ईदर ट्रू या फॉल्स ही होता है, इसके अलावा ये कोई भी दूसरी आउटपुट नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। डन है जी। नेक्स्ट हमारे पास अगले, इवन तो ये बहुत सिंपल है, सबने पहले कर रखे होंगे, बट स्टिल मैं सारे करा के दिखा रही हूँ। लेस देन लिख के लगा ग्रेटर देन लिखेंगे। ठीक है जी, 100 इज ग्रेटर देन, देखो ग्रेटर देन के केस में फॉल्स आ रहा है बिकॉज 100 इज नॉट ग्रेटर देन 200, और लेस देन के केस में क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं सभी का रिजल्ट हमेशा सिर्फ और सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स में ही हो सकता है। ठीक है जी, अब लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू सबको पता है क्या होते हैं जी। ठीक है जी, ये समझाने की जरूरत तो नहीं है। लास्ट हमारे पास आता है नॉट इक्वल टू, वो ये चेक करता है कि जो दो वैल्यूज या वेरिएबल्स को कंपेयर करा जाता है क्या वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी थी a नॉट इक्वल टू b, तो 100 इज नॉट इक्वल टू 2, दैट इज व्हाई रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, ट्रू आ गया। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे हमने कंडीशन लिखी है ये कंडीशन सही ही तो है, 100 इज नॉट इक्वल टू 200, दैट इज व्हाई रिजल्ट में क्या आ गया, ट्रू आ गया। ठीक है जी, क्लियर है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ये भी बहुत सिंपल होते हैं एंड आई डोंट थिंक इनको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत। ठीक है, डन, कर लिया नोट सबने। नेक्स्ट हमारे पास अगली चीज जो आती है दैट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रखी है उसको पता होंगे क्या होते हैं, जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कर रखी है उसको नहीं पता। ठीक है जी, अब जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ना, एक मिनट देना, मैं ना बोर्ड लेके आई है।
चलो एनीवेज ऐसे ही समझ लेते हैं। देखो क्या होता है, कई बार हमें क्या जरूरत होती है कि हमें सिर्फ एक्चुअल में ये जो सारे ऑपरेटर्स वगैरह है ना, स्पेशली कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ये हमारे आगे ना प्रोग्रामिंग में डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। वो डिसीजन मेकिंग हम आगे जाके इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि डिसीजन मेकिंग क्या होती है और कैसे करी जाती है। पर एक्चुअल में होता क्या है ना, अब जैसे हमने रियल लाइफ में देखा है कि हमारे पास ऐसे, अगर मैं एटीएम की बात करूं, तो उधर एक्चुअल में है तो उधर भी एक कोड ही है जो काम कर रहा है एट द बैक एंड, और उसके बेसिस पे चीजें हो रही हैं। अब उस कोड को, सॉरी, अब उस एटीएम मशीन को जब हम अपनी एटीएम पिन प्रोवाइड कर रहे हैं या ऐसी ऐसी डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो हमने वैल्यू प्रोवाइड करी है ना, उस वैल्यू को पहले चेक करा जाता है। चेक करके फिर उसके बेसिस पे आगे काम होते हैं, है ना। कि पहले क्या करो, पिन चेक करो, अगर तो पिन ठीक हुई तो फिर कुछ ऐसा सा काम करना है, अगर पिन गलत हुई तो कुछ कुछ ऐसा सा काम करना है ना। मतलब कि उधर भी ऐसे ही कंडीशंस चेक हो रही हैं जो हमने यहाँ पे लिख रखी है। उस कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है, फिर उस ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे आगे काम करा जाता है। ठीक है, अगर तो देखो हमारी एक ही कंडीशन है, उस एक कंडीशन ने एक ट्रू या फॉल्स प्रोड्यूस कर दिया, उसके बेसिस पे हमने अगला काम कर दिया। पर कई बार क्या होता है कि हमारी जो कंडीशन होती है ना, वो एक सिंगल कंडीशन नहीं होती, वो मल्टीपल कंडीशंस होती हैं जिनके बेसिस पे हमें आगे काम करना होता है। एंड हमारे पास वो चाहे मल्टीपल कंडीशंस ही आ रही हैं, उन सब मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करके हमें एक फाइनल ट्रू या फॉल्स चाहिए होता है जिसके बेसिस पे आगे काम करा जाएगा। ठीक है जी। अब एक सिंगल कंडीशन तो एक सिंगल ट्रू या एक सिंगल फॉल्स हमें रिटर्न करके दे रही है, और हम आगे कोड में ऐसा कोड लिख सकते हैं, ऐसा कुछ कि अगर इस कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आया तो हमें ये काम करना है, अगर कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स आया तो ये काम करना है। पर जब हमारे पास कंडीशन मल्टीपल हो जाती है, मल्टीपल की क्या एग्जांपल है कि अगर आप इंस्टाग्राम लॉग इन करते वक्त यूजर नेम भी और पासवर्ड भी दोनों की दोनों चीजें सही डाल रहे हो, देन ओनली यू विल बी, इट विल बी पॉसिबल फॉर यू टू लॉग इन टू योर प्रोफाइल, अदरवाइज नॉट, राइट। तो अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस मल्टीपल है। पहली कंडीशन क्या है, यूजर नेम भी ठीक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, पासवर्ड भी ठीक होना चाहिए। तो जब ऐसे हमारे पास हमारा कोड डिपेंडेंट ऑन मल्टीपल कंडीशंस हो जाता है ना, तो उधर मल्टीपल कंडीशंस को भी कंबाइन करके हमें एक फाइनल सिंगल ट्रू या फॉल्स ही चाहिए होता है जिसके बेसिस पे हम आगे काम कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली जब हमें ऐसी मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करके एक फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस करनी होती है, एक फाइनल बूलियन वैल्यू प्रोड्यूस करनी होती है, उस केस में हमारे पास हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे हैं क्या, लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन वन टू और मोर देन टू कंपैरिजन कंडीशंस। ठीक है, हमारे पास ये एक, जैसी एक ये यहाँ पे हमने सिंगल कंडीशन लिखी है, अगर मुझे ऐसी बहुत सारी कंडीशंस को कंबाइन करके एक फाइनल ट्रू फॉल्स आउटपुट प्रोड्यूस करनी है ताकि फिर उस ट्रू या फॉल्स के बेसिस पे आगे काम हो सके, दैट इज फॉर व्हाट वी नीड लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है जी, तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, एंड और नॉट। अगर किसी को नहीं समझ आया है, हम आगे दो चार एग्जांपल्स करेंगे, फिर चीजें ठीक से आने लगेंगी। ठीक है जी, तो पर यहाँ पे हम लिख सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन
हो गया जी, ठीक है। अब इनको प्रैक्टिकली समझते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है, कैसे यूज करने हैं। सपोज मैंने फिर वही दो वेरिएबल्स बनाई हैं ए एंड बी, एक की वैल्यू 10, एक की वैल्यू 100, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिख रही हूँ और उस कंडीशन की आउटपुट प्रिंट करा रही हूँ। कंडीशन मैंने क्या लिखी है कि a इज लेस देन b। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। मैंने लिखा है a इज लेस देन b, इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि 10 इज ग्रेटर देन 100। इसी के साथ साथ मैं एक और कंडीशन भी लिख रही हूँ, a इज ग्रेटर देन 0, इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि 10 इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो इसका भी आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब हमारे पास ये दो कंडीशंस है, दोनों अलग अलग आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। पर मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करके एक फाइनल सिंगल आउटपुट चाहिए। एंड कंबाइन करने के लिए मैंने आपको क्या बताया है, लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होते हैं। whenever we have multiple conditions we can combine them using logical operators and or, ठीक है जी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इन दोनों कंडीशंस के बीच ना एंड लगा रही हूँ। मैंने पहली कंडीशन लिखी a इज लेस देन b, बीच में एंड लगा के दूसरी कंडीशन लिख दी a इज ग्रेटर देन 0। मैंने दो कंडीशंस लिखी है यहाँ पे, राइट। अब इन दोनों के बीच में लगाया है एंड, और इसकी क्या हमारे पास दो आउटपुट्स आई, नहीं आई, एक सिंगल ही आउटपुट आई है। ये देखो, इसीलिए मैंने इनको डिफरेंशिएट करा है। ये लॉजिकल एंड लगाने पे क्या इस कंडीशंस की, दो डिफरेंट कंडीशंस की दो आउटपुट्स आई हैं, नहीं, एक सिंगल ही आउटपुट आई है, दैट इज ट्रू। तो मतलब कि एंड ने दो कंडीशंस के रिजल्ट को कंबाइन करके हमें एक सिंगल रिजल्ट तो दे दिया। पर ये एक्चुअल में हुआ कैसे, ठीक है जी। क्या हुआ है, देखो, जो हमारे पास एंड है ना, कंडीशंस को कंबाइन करते हैं। अब क्योंकि ये भी हमेशा ट्रू या फॉल्स रिटर्न, एंड का रिजल्ट ट्रू कब आता है, जब जितनी भी कंडीशंस एंड के साथ कंबाइन करा गया है, उन सबका इंडिविजुअल रिजल्ट ट्रू है। सॉरी, मेरी पहली कंडीशन है कि b इज लेस देन 200, ये पहली दो तो ट्रू थी ही। अब मैंने एक और लिख दी है, b इज लेस देन 200, क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, b इज लेस देन 200, क्या ये कंडीशन ट्रू है या ट्रू है, ठीक है जी। इसके साथ एक और भी लिख दी कि b इज ग्रेटर देन a, ये भी ट्रू है क्योंकि 100 इज ग्रेटर देन a। तो मैंने मल्टीपल कंडीशंस कंबाइन करी और उन सभी कंडीशंस का रिजल्ट ट्रू था। जो फाइनल एंड ने एक सिंगल आउटपुट रिटर्न करा है, दैट इज ट्रू। अब ये अगर मैं किसी भी एक कंडीशन को फॉल्स कर देती हूँ, फिर क्या होगा, फॉल्स आएगा। मैंने यहाँ पे ये कंडीशन गलत कर दी, b इज लेस देन a, 100 इज लेस देन 10, इसका रिजल्ट क्या है, फॉल्स है, 100 इज लेस देन a। तो मल्टीपल चार कंडीशंस थी, चार में से तीन ट्रू है, एक सिंगल फॉल्स है, एंड का रिजल्ट क्या आ गया, फॉल्स आ गया। एंड जो है ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, बट जो कंडीशंस एंड के साथ कंबाइन करी जा रही है, अगर तो सारी की सारी कंडीशंस ट्रू होंगी, देन ओनली एंड जो है वो फाइनल ट्रू रिजल्ट देगा। अगर सभी में से कोई एक सिंगल भी फॉल्स होगी, दो फॉल्स होगी, तीन फॉल्स होगी, सारी फॉल्स होगी, उस केस में एंड क्या रिटर्न करेगा,
फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है जी। तो एंड का क्या नेचर है, क्या रिक्वायरमेंट है, एंड विल रिटर्न ट्रू इफ एंड ओनली इफ all the conditions that we are combining using and are returning true। ठीक है जी, समझ आया। तो अगर हमें ऐसा सा कुछ चाहिए, जैसे यहाँ पे वही सेम ईमेल लॉगिन के लिए यूजर नेम पासवर्ड वाली एग्जांपल लेके चलते हैं। अब ये नेसेसरी है कि यूजर नेम भी सही यूजर नेम के इक्वल होना चाहिए, पासवर्ड भी सही पासवर्ड के इक्वल होना चाहिए, दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए, देन ओनली आगे जाके कुछ काम होगा। तो ऐसी सी सिचुएशन में हमें क्या यूज करना है, एंड यूज करना है कि हमें सारी की सारी कंडीशंस ट्रू ही चाहिए, सारी ट्रू होंगी देन ओनली वील प्रोसीड टू सम अदर टास्क। समझ आया जी एंड का काम। ठीक है, जितनी भी कंडीशंस कंबाइन करनी है आप 5 10 15 20 जितनी मर्जी कंडीशन कंबाइन कर सकते हो, पर एंड का ट्रू रिटर्न करने का सिर्फ एक ही सिनेरियो है, ऑल इंडिविजुअल कंडीशंस मस्ट बी रिटर्निंग द ट्रू, देन ओनली एंड का फाइनल रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर 50 में से एक 50 कंडीशंस कंबाइन कर रहे हैं, 4 10 कंडीशन कंबाइन कर रहे हैं, एक सिंगल भी फॉल्स होगी तो एंड विल रिजल्ट फॉल्स। समझ आया जी एंड का नेचर। ठीक है जी, एंड के बाद हमारे पास आता है और। ठीक है जी, और क्या करता है, बिल्कुल जी, ये नीचे करते हैं। दो वैल्यूज है, ए -10 है, बी 98 है। ठीक है जी, पहली कंडीशन में लिख रही हूँ ए इज लेस देन 0। कर लो नोट इतना पहले, फिर करते हैं। अगर किसी का पीछे कुछ रहता है कर लो नोट। कर लिया जी नोट। ठीक है, ए नाम का वेरिएबल अब मेगा ए इज लेस देन 0, इसका आउटपुट ट्रू आएगा। फॉल्स लेस देन 0, इसका रिजल्ट पिक लगा रहे हैं, ये तो ट्रू ही देगा। ठीक है, अगर दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स भी हो जाती है, जैसे मैं कंडीशन ट्रू करी थी, तो ट्रू कंडीशंस को कंबाइन कर रही हूँ, रिजल्ट ट्रू आ रहा है। एक मैं गलत कर दूं, यहाँ पे लिख दूं बी लेस देन ए, 98 लेस देन माइनस 10। सारी ट्रू आएगा, फॉल्स सिर्फ और सिर्फ कब आएगा, जब सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी। फॉल्स सिर्फ उसी केस में आएगा। रियल लाइफ से रिलेट करके चलें, ऑप्शन होता है यूजर नेम ईमेल या मोबाइल नंबर, कुछ भी डाल दो लॉगिन हो जाएगा। होता है ना ऐसे,
कि आप इंस्टाग्राम पे लॉगिन करते वक्त चाहे अपना यूजर नेम प्रोवाइड कर दो, चाहे अपना ईमेल प्रोवाइड कर दो, चाहे मोबाइल नंबर प्रोवाइड कर दो, लॉगिन हो जाता है ना। मतलब कि सभी में से कोई एक भी होगा वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल से कोई एक भी ट्रू हो उस केस में, अगर अब देखो, अगर मैं ना प्रोवाइड करूं फिर तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगी ना, मतलब कि सारे ही हम फॉल्स कर देंगे, ऑब्वियसली इसका रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। समझ आया जी एंड और का नेचर। एंड को कोई एक भी ट्रू, इस केस में सारे के सारे फॉल्स होंगे। समझ आया जी एंड और ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको डाउट हो एंड या और में को नेगेट कर देता है, ऑपोजिट देता है, ट्रू को फॉल्स बना देगा, फॉल्स को ट्रू बना देगा। जो भी हमारे मैम पास बूलियन वैल्यू होती है उसको ऑपोजिट कर आपकी वॉइस देगा, क्रैक हो ट्रू रही है। वैल्यू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स वैल्यू को ट्रू कर देगा। क्या हो गया है? रितित आ रही है आवाज मेरी? यस मैम। ठीक है जी, ठीक है जी। तो देखो मैंने रिजल्ट को प्रिंट कराया, जो कि एक बूलियन वैल्यू थी वो ट्रू आ गई। अगर हम इसके आगे नॉट लगा देंगे तो नॉट बेसिकली क्या कर देता है, ऑपोजिट कर देता है। मैंने लिखा नॉट रिजल्ट प्रिंट करा दो, तो उसने प्रिंट करा दिया फॉल्स। जो भी हमारे पास बूलियन वैल्यू होगी ट्रू या फॉल्स, ये उसको नेगेट कर देता है, ठीक है जी, नेगेटिव कर देता है उसका। ऐसे हम एक कंडीशन के आगे भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने ए लिखा 10 है, प्रिंट करा रही हूँ कि ए इज ग्रेटर देन 0, तो ये तो क्या होगा, ट्रू होगा ऑब्वियसली।
अगर मैं इसके आगे नॉट लगा दूंगी ये उसको फॉल्स कर देगा। ये हम यूज करते हैं whenever हमने क्या करना होता है, जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उसको उसका ऑपोजिट बना के देन उसके बेसिस पे कुछ करना होता है। ठीक है जी। वेबसाइट्स के केस में या अपने फोन के लैपटॉप के केस में आपने देखा होगा, आप डार्क लाइट मोड ऑन करते हो तो उसमें बेसिकली बैकएंड पे यही चीज लगी हुई होती है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक स्टाइलिंग लग रखी है जिसमें ये बैकग्राउंड कलर व्हाइट आ रहा है, ये ऐसे ऐसे कुछ टेक्स्ट का कलर ब्लैक आ रहा है। जब हमने क्या करा, उस डार्क मोड वाले बटन पे क्लिक करा तो जो हमारे पास व्हाइट वाली क्लास थी उसने उसको ऑपोजिट बना दिया कि उधर से हट जाए, ये व्हाइट वाली स्टाइलिंग ना आ रही है। ऐसा सब कुछ होता है ना। बाकी जो भी ऑपरेटर्स वगैरह करा रही हूँ ना, ये सारे आगे प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल सिचुएशंस इनकी। क्लियर है जी, समझ आ गया लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट हमारे पास अगले आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ठीक है जी, नेक्स्ट वी हैव मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अब मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या चेक करते हैं, वेदर हमारा कुछ स्पेसिफिक आइटम एक सीक्वेंस का, एक किसी सीक्वेंस का पार्ट है या नहीं है। जब मैंने कल आपको डेटा टाइप्स के बारे में बताया था ना, तो मैंने आपको ना एक DFG साइट से एक छोटा सा चार्ट दिखाया था। अगर आपको याद हो किसी को, जब मैंने आपको डेटा टाइप्स के बारे में समझाया था ना, ये रहा, सर्च करा ही हुआ है। यहाँ से मैंने आप लोगों को एक छोटा सा चार्ट सा दिखाया था कि हमारा, ये देखो कि हमारे पास ना बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। न्यूमेरिक वे से हमने इंट फ्लोट करा है, ये बूलियन करा है, एंड स्ट्रिंग करा है। ये स्ट्रिंग जो है ना, ये एक सीक्वेंस डेटा टाइप्स का पार्ट है। अब बेसिकली सीक्वेंस किसको बोला जाता है? सीक्वेंस बोला जाता है कलेक्शन ऑफ आइटम्स को। अब जैसे हमारे पास इनमें से पहला स्ट्रिंग है जो हमने पढ़ा है। स्ट्रिंग हमारे पास क्या होती है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होती है, तो ये एक सीक्वेंस है। इसके अलावा भी हमारे पास लिस्ट एंड टपल है जो कि सीक्वेंसेस ही है, जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। अगर हमने चेक करना है कि हमारा कुछ एक स्पेसिफिक आइटम एक सीक्वेंस का पार्ट है या नहीं है, उस केस में हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर्स यूज होते हैं। क्योंकि अभी हमने सीक्वेंसेस के बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं है, सिर्फ स्ट्रिंग सीक्वेंस के बारे में पढ़ा है, तो अभी के लिए हम सिर्फ मेंबरशिप ऑपरेटर्स उस स्ट्रिंग पे ही लगा के देखेंगे। ठीक है, जब बाकी सीक्वेंस टाइप्स पढ़ लेंगे देन उन पे भी अप्लाई करके देख लेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने ना एक स्ट्रिंग बनाई है, मैसेज नाम से एक स्ट्रिंग बना लेती हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है वेदर मेरी सीक्वेंस के अंदर ओ लिखा हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैंने चेक करना है एक स्पेसिफिक आइटम दैट इज ओ, इज इट अ पार्ट ऑफ अ सीक्वेंस और नॉट। तो हम कौन से यूज कर सकते हैं? मेंबरशिप ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। यूज करने का तरीका, मैं यहाँ पे मुझे ओ ढूंढना है, ओ लिखा, ओ इन, इन लिखा जाएगा, इट विल चेक वेदर दिस स्पेसिफिक आइटम इज अ पार्ट ऑफ सीक्वेंस और नॉट। कौन सी सीक्वेंस में से देखना है? मैसेज नाम की सीक्वेंस है। एंटर कराया, इसने क्या रिटर्न करा दिया? ट्रू रिटर्न करा दिया। क्यों? क्योंकि ओ इज प्रेजेंट इन स्ट्रिंग नेम्ड मैसेज, दैट इज व्हाई हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया? ट्रू आ गया।
और अगर मैं कुछ ऐसा सा लिख दूं कि दैट इज नॉट प्रेजेंट इन अवर सीक्वेंस, उसके केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ये क्या आ गया, फॉल्स, क्योंकि इस सीक्वेंस के अंदर कहीं पे भी 99 तो प्रेजेंट ही नहीं है, दैट इज वाई क्या आ गया, फॉल्स आ गया। समझ आया जी? ये जरूरी नहीं है कि हम एक सिंगल ही करेक्टर जो है वो चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने चेक करना है कि कहीं पे हेलो लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। एंड ये चीज जो है ना, ये केस सेंसिटिव होती है। मैंने हेलो लिखा, इवन दो इट वाज प्रेजेंट, रिजल्ट आया फॉल्स, क्योंकि ये सारा लोअर केस में है एंड हमारी स्ट्रिंग में तो लोअर केस में है ही नहीं है ना, हमारी स्ट्रिंग के केस में एच कैपिटल है। तो दैट इज वाई इसने हमें रिटर्न क्या करा, फॉल्स रिटर्न करा। अब अगर सही सीक्वेंस में लिखूंगी अब हमारे पास ट्रू आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही हेलो हमारी स्ट्रिंग के अंदर सीक्वेंस के अंदर प्रेजेंट है। समझ आ गया जी? नॉर्टन भी सेम ही काम करेगा। अब यहाँ पे नॉर्टन लगा के देख लेते हैं। मैंने लिखा हाय नॉर्टन मैसेज, तो ये नहीं था मैसेज के अंदर, तो ट्रू आ गया। अगर मैं कुछ ऐसा करेक्टर लिख दूंगी दैट इज प्रेजेंट इन अवर स्ट्रिंग, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। समझ आया जी मेंबरशिप ऑपरेटर्स? कोई डाउट किसी को? जब हम बाकी की सीक्वेंस करेंगे उस पे भी ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है जी, क्लियर है? बस आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी हम कल करेंगे। और अगर इतने में किसी को डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आई है, तो पूछ लो, मैं बता देती हूँ। ऑनलाइन किसी का कोई डाउट? पढ़ लेना है इस चीज के बारे में, ऑपरेटर्स के बारे में जाके सबने। और मैं जो आप डेटा टाइप्स के बारे में आज बताया है एंड जो ऑपरेटर्स के बारे में बताया है, ये फाइल्स भेज दी। ठीक है जी?